दंड प्रक्रिया संहिता आज शुरू करनी है। कल हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया कि दंड प्रक्रिया संहिता में अंग्रेजों के समय जो लागू थी उसमें, और बेसिकली वर्तमान की दंड प्रक्रिया संहिता में क्या क्या चेंजिंग हुई। तो उन चेंजिंग के आधार पर यही हमारी चर्चा हुई थी कि जो बदलाव किए जाने थे तो संहिता में इतनी जगहों पर अमेंडमेंट हो जाता, तो उससे अच्छा था पूरे कोड को ही बदल दिया गया और सिविल प्रोसीजर कोड को नए सिरे से 1973 में तैयार किया गया और हमारे सामने है। सीआरपीसी 1973 के रूप में एक्ट नंबर 2 है। और अब जैसे एक्ट नंबर 2 का मतलब क्या होता है, कभी कभी जरूरत लग जाती है। किसी भी वर्ष में जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है किसी भी बिल पर, तो उसी आधार पर आपका एक्ट नंबर होता है। ठीक, तो एक्ट नंबर 2 का मतलब हुआ, और इसके साथ साथ आपको डेट भी जाननी है। एक्ट नंबर 2 जो है 25 जनवरी 1974 का है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या होता है उसको भी जाने रहिए। जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो जानना बहुत जरूरी है। सीआरपीसी 1973 लिखी हुई है, बट एक्ट नंबर 1974 का है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि एक्ट नंबर में जो ईयर डाला जाता है वो प्रेसिडेंट के साइन के हिसाब से डाला जाता है, और जो किसी भी एक्ट के लिए जो बिल बना करके प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, वो उसके मेन, ठीक है, ईयर में लिखा जाता है। तो 1973 में सीआरपीसी का बिल विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, इसलिए 73 लिखा जा रहा है। पास हो करके दोनों सदनों में पास हो करके इसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जब आता है तो वो 1974 हो चुका है, और 25 जनवरी 1974 को जब राष्ट्रपति इसको अप्रूवल दे देता है, यानी कि उस वर्ष में इससे पहले एक बार कोई और किसी और एक्ट को अप्रूवल दिया होगा दूसरा नंबर पर, यह इसलिए एक्ट नंबर 2 1974 माना जाता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि इस सीआरपीसी का जो उद्देश्य है वो है अमेंडमेंट किया जाना, यानी कि जो तमाम भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं लागू थी उनको अमेंड करना था, संशोधित करना था और कंसोलिडेट करना था, प्लस कंसोलिडेट करना था। संशोधित और समेकित, यानी एक साथ मिला करके जो आवश्यकता थी उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करके भारत के लिए उपयोगी बना करके लागू किया गया। 1973 में उसका बिल लाया गया और फाइनली एक्ट 1974 में बना 25 जनवरी को। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस में क्या क्या प्रोविजन किस तरीके से रखे गए, कम से कम कितनी बातों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब सेक्शन 1 की बात आती थी, इसी के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि सेक्शन 1 की जो ज़रूरी बातें हैं इतनी जगह सेक्शन 1 के पास है कि वहाँ पर लिखी जा सकती है। ठीक है, तो आप वहाँ पर लिख लीजिए, लेफ्ट साइड को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए भी बहुत मैटर है। ठीक, सेक्शन 1 की सबसे जरूरी बात है चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11। ठीक है, अध्याय 8, 10 और 11। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? पब्लिक ऑर्डर से, लोक व्यवस्था से रिलेटेड चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, इनके बारे में कुछ स्पेशल बात लिखी हुई है, लगभग हर साल यहाँ से प्रश्न आता है। तो लोक व्यवस्था से संबंधित अध्याय 8, 10 और 11 जो हैं ये संपूर्ण भारत पर लागू हैं। ये संपूर्ण भारत पर लागू हैं।
अदर प्रोविजंस के लिए, अदर सेक्शंस के लिए, ठीक है। ठीक है, नागालैंड और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में एक अलग से नियम बनाया गया, ठीक है, कि उनको क्या होगा, नागालैंड जनजातीय जो क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड जो एरियाज हैं, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, ठीक है, उनके लिए अदर प्रोविजन, स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके इन क्षेत्रों द्वारा, जो नागालैंड और अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों द्वारा लागू किया जाएगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8, 10 और 11 लागू होंगे। अदर प्रोविजंस के लिए ये व्यवस्था बनाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यवस्था है, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है कौन कौन से चैप्टर। और दूसरी बात यहाँ पर विशेष तौर पर लिखी है, ठीक है, उसको आप ऊपर ही लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऊपर नीचे यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। साथ में सेक्शन 1 का थर्ड प्रोविजन पूछा हुआ है, इसलिए जरूरी है। जो थर्ड सब सेक्शन है इसका, उसके बारे में पूछता है कि सीआरपीसी लागू कब हुई, सीआरपीसी इस दिन एक्ट बनी है, लागू कब हुई, प्रवर्तन में कब आई, इन्फोर्समेंट कब हुआ, तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। इस बात को स्पेशली आप जाने रहिएगा, ठीक। इतनी बातें जरूरी थी, 2 ही बातें लगातार आपकी पूछी हुई हैं, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जा रहा है सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में क्या लिखा है, ठीक है, तो ये 2 बातों को आप जरूर जानिए। बाकी जो भी बातें हैं उनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसी आवश्यकता नहीं है कि ज़बरदस्ती उनको पढ़ा जाए। 2 बातें, अध्याय 8, 10 और 11, और इन्फोर्समेंट 1 अप्रैल को हुआ, ये लगातार पूछता है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक्ट की डेट है तो इन्फोर्समेंट की डेट 1 अप्रैल 1974 होगी, ठीक है। ये 2 बातें जरूरी थी। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 2 में अब ये डेफिनीशन क्लाज आपका आ गया है। अब डेफिनीशन क्लाज आ गया है तो उसमें तमाम तरीके की डेफिनीशंस हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 2 में जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ा जाता है तो डेफिनीशन क्लाज को इंडिविजुअल पढ़ा जाता है, इंडिविजुअली आप पढ़िए, आप इसको कोरिलेट करके पढ़ने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब इससे संबंधित प्रावधान जो डेफिनीशंस दी हैं सेक्शन 2 में, आगे को कहीं मिलेंगे, तब आप कोरिलेट करके फिर से सेक्शन 2 में आ जाइए। लेकिन सेक्शन 2 में बहुत सी डेफिनीशंस होने के कारण यदि आप नेक्स्ट प्रोविजंस को रिलेट करके यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पढ़ने समझने के साथ कैरी भी करना है, दिमाग में रुके इस तरीके को भी अपनाना है। अगर इस तरीके को छोड़कर चलेंगे, फार्मली पढ़ेंगे तो समस्या निश्चित है हो जानी। तो फार्मली नहीं चलना है कि हम सब जोड़ते हुए पढ़ें, बल्कि अपने हर एक ढंग को अपनाना है कि कौन सा चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो सेक्शन 2 इंडिविजुअल, ठीक है। डेफिनीशंस हैं यहाँ पर, कौन कौन सी डेफिनीशंस हैं, उनकी कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। आप शब्दों के अनुसार सिर्फ लेफ्ट साइड में, क्योंकि सेक्शन 2 में राइट साइड में आपके कंटेंट में उतनी जगह नहीं है कि लिखा जा सके, लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस को ABCD डालते हुए उनको कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके साथ लिख लीजिए। एक्सप्लेन करके लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में रहता है, इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ए कहता है, सेक्शन 2A कहता है बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में।
जमानती अपराध कौन होंगे इसके बारे में डेफिनीशन दी हुई है, लेकिन कोई प्रॉपर इसकी डेफिनीशन नहीं है। एक आपको डायरेक्शन दिया गया है कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होंगे, तो उसके लिए आप जानिए फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल। सीआरपीसी का जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, उनमें आईपीसी में डिफाइन अपराधों और उनको बारे में लिखा हुआ है कि जो भी सज़ा दी जानी है कॉग्निजेंस किसके द्वारा लिया जाएगा, बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, सारा चार्ट बना करके लिखा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसी डिफिनीशन नहीं है कि इन टाइप के अपराधों को आप बेलेबल मान लीजिए, इन टाइप के अपराधों को आप नॉन बेलेबल मान लीजिए, बल्कि क्या बताया गया है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल लिखे गए हैं वो बेलेबल होंगे, जो फर्स्ट शेड्यूल में नॉन बेलेबल लिखे गए हैं वो नॉन बेलेबल होंगे। इसलिए बेलेबल ऑफेंस के संबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फर्स्ट शेड्यूल को जानना कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। साथ ही लिखा हुआ है कि अगर किसी लॉ में, ठीक है, बहुत से ऑफेंसेस के लिए इंडिविजुअल लॉज बने हुए हैं, इंडिविजुअल एक्ट्स बने हुए हैं, अगर उनमें बेलेबल बनाया गया है तो वो भी बेलेबल होंगे, अदरवाइज वो बेलेबल नहीं होंगे। तो अदर में फिलहाल हमें नहीं जाना है, हमको सिर्फ सीआरपीसी में रहना। तो सीआरपीसी में जो भी फर्स्ट शेड्यूल में है उसके अकॉर्डिंग हम जान लेंगे कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या हैं। बी कहता है चार्ज के बारे में, आरोप के बारे में। चार्ज क्या होता है, आरोप क्या होता है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो चैप्टर 17 में पढ़ेंगे, अध्याय 17 में पढ़ेंगे, तब हम कंटेंट देखेंगे चार्ज के क्या कंटेंट होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अब बात आई कि चार्ज क्या, यहाँ पर जो इन्होंने डिफाइन किया है वो एनी हेड के रूप में डिफाइन किया है, ठीक है। ठीक, यानी कि जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज प्रारंभ होगा तो जितने भी हेड्स उसमें बनाए जाएंगे वो सभी इंडिविजुअल चार्ज होंगे। ठीक, कहने का क्या मतलब है, कहने का यह मतलब है कि सिंगल चार्ज भी हो सकता है, मल्टी चार्जेज भी हो सकते हैं। चार्ज जब भी फ्रेम किए जाएंगे तो जितने भी चार्ज होंगे उन सभी चार्जेज पर जजमेंट देना अनिवार्य होता है। इसलिए यहाँ पर बी में चार्ज में लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है, एनी है, यानी कोई भी शीर्ष मौजूद है चार्ज में फ्रेमिंग के दौरान वो सभी चार्ज ही माने जाएंगे और सभी बातों पर यानी कि सभी चार्जों पर निस्तारण आवश्यक है, जजमेंट जरूर किया जाएगा, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। चार्ज, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है, इससे ज़्यादा जो जानना है वो चैप्टर 17 में जानना है। सी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है, संज्ञेय अपराधों के बारे में बात करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, ठीक है, इसके लिए सेक्शन 2 के सी में जो बातें बताई गई हैं यहाँ पर भी पहली बात फर्स्ट शेड्यूल की बात कही गई है, यानी कि कौन से संज्ञेय अपराध होंगे, कौन से असंज्ञेय अपराध होंगे, कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होंगे, कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होंगे, इनके बारे में ठीक है हमको जानना होगा। तो हम कहाँ पर जाएंगे, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में, ठीक, यानी कि कोई जनरल क्राइटेरिया नहीं बनाई गई। अब इस जनरल को दूसरी तरीके से जनरल बनाया गया, वो क्या है, यानी कि कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिससे हम संज्ञेय अपराधों के बारे में जान सकें और असंज्ञेय अपराधों के बारे में जान सकें। कौन से संज्ञेय अपराध होंगे,
कौन से संज्ञेय अपराध नहीं होंगे, यह जानने के लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी का देखना पड़ेगा। और दूसरा इन्होंने एक पॉइंट जोड़ दिया, क्या कि अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में विदाउट वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। अब पुलिस जो बनेगा वो फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ेगा, जानेगा कि ये कैटेगरी के संज्ञेय अपराध हैं, उन अपराधों में हमको पावर दी गई है कि विदाउट वारंट हम अरेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह पढ़ क्यों रहे हैं, पहले दो में तो उतनी बातें नहीं थी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको बहुत अच्छा आता है फिर भी गलत हो जाता है। तो क्यों गलत होता है, क्यों गलत होता है इस चीज़ को, यानी कि जब क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनाया जाता है 4 ऑप्शन रखे जाते हैं, कभी कभी 4 ऑप्शंस में हमें कोड की सहायता से चुनना होता है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। ठीक, कभी सिंगल चुनना होता है, कभी मल्टी चुनना होता है। ठीक है, अब बात आई, एक बात लिखी जाएगी क्वेश्चन में और फिर आगे की जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, किस किस स्टेटमेंट को सही माना जाए, ये पूछ लिया। मामला ये आया कि चारों स्टेटमेंट सही लिखे गए, चारों स्टेटमेंट सही लिखे गए और आपने चारों चुन लिया, फिर भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो उसका कारण बेसिकली है क्या। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान ना देना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्वेश्चंस पर ध्यान ना देना कि क्वेश्चन पूछने का उसका मोड क्या है, क्या वो जानना चाह रहा है। उस बात पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया है तो परिणाम क्या निकल करके आता है कि एक अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे चल करके, अरेस्ट से संबंधित मामला भी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ऑफेंसेज जो हैं कॉग्निजेबल उनके बारे में भी पढ़ेंगे, पनिशमेंट को भी देखेंगे कि एवरेज पनिशमेंट ज़्यादा होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में, किन्हीं किन्हीं एक्सेप्शनल ऑफेंसेज में कम होती है, सारी चीज़ पढ़ेंगे। अब उसने कहा, क्वेश्चन लिखता है सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2C सीआरपीसी के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एक कथन लिखा गया, फर्स्ट शेड्यूल में जो घोषित हैं वो संज्ञेय अपराध होंगे, सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा, जिन मामलों में पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का पावर होता है वो मामले होंगे, ये भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट लिखता है कि हत्या जैसे अपराध गंभीर अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट आंसर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सेक्शन 2 में कहाँ लिखा है, 2C में कहाँ लिखा है कि हत्या जैसे अपराध गंभीर अपराध होंगे। उसने क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, तो 2A में जो वर्ड्स लिखे हैं वही मात्र सही होंगे। स्टेटमेंट कितना भी सही हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इस बात को भी ध्यान देना होगा कि वास्तविकता में क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या है। यदि इस बात पर आप फोकस नहीं करते हैं, इस बात को लेकर के आप नहीं चलते हैं, तो दिक्कत क्या होगी। स्टेटमेंट्स तो हमें सही थे, सही पता थे, सही लगाया हमने कि हाँ ये सही है, बट इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, किसका रेफरेंस दे करके पूछा गया है। परिणाम हमारा आंसर गलत हो गया, और जब हमारा आंसर गलत हो गया तो उस क्वेश्चन को करने का फायदा क्या। अब तो माइनस मार्किंग की ज़माना है, माइनस मार्किंग में आपका, हम लोग सोचते हैं कि माइनस मार्किंग में एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन का नहीं, हमारा 1 + 1/4 क्वेश्चन गलत होता है। एक वो तो गलत ही हुआ, साथ में 1/4 नंबर और माइनस करके लेके चला जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए स्पेशली प्रीलिम्स में यह पढ़ने का तरीका है। ठीक है, ऐसी बातों पर, ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए सिंपल प्रश्न, सरल प्रश्न 100% सही होना चाहिए, और पता चला कि वो गलत हो गया, फिर हम मेरिट से बाहर हो जाते हैं।
यानी कि फर्स्ट शेड्यूल, अरेस्ट विदाउट वारंट, दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा हमसे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। हम कॉग्निजेंस के बारे में आगे बहुत कुछ पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पूछा गया प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, जिनको मेंशन किया गया है वही होंगे, और ऐसे मामलों में पुलिस के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर होती है, चाहे वो सीआरपीसी हो या अदर किसी लॉ के तहत अरेस्ट करना हो, सभी के लिए। इसके अलावा कुछ भी फिलहाल कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में नहीं जानना है। डी कहता है कंप्लेंट परिवार, कंप्लेंट या परिवाद क्या होता है। ठीक, परिवाद के बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर परिवाद की परिभाषा बहुत अच्छी लिखी हुई है, मिनिमम वो बात लिखी हुई है जो जानना हमें जरूरी है। एविडेंस में भी सेक्शन 8, 7 और 8 पढ़ते समय कंप्लेंट की कुछ चर्चा आएगी, कुछ उसके इलस्ट्रेशन उसी बिहाफ पर दिए हुए हैं, कोई केसला भी दिए हुए हैं। तो सीआरपीसी में भी कंप्लेंट की बात है, सॉरी एविडेंस एक्ट में भी कंप्लेंट को समझना रहेगा, कंप्लेंट को प्रोसीजर सीआरपीसी में भी समझना है, तो वो अपनी जगह की बात है, सारी चीज़ों को हम जोड़कर समझेंगे। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है एग्जैक्ट सेक्शन 2D में कंप्लेंट कंप्लेंट परिवाद में क्या पूछना चाहता है, क्या है। ठीक है, पहली बात है रिटन या ओरल किसी तरीके से भी किया जा सकता है, लिखित में भी किया जा सकता है और मौखिक रूप से भी किया जाता है। ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि रिटन में ही करना है, दोनों तरीके से किया जा सकता है, पहली बात है। दूसरी बात है अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध चाहे वो जानकारी में हो या ना हो, नोन और अननोन, किसी भी व्यक्ति के रूप में जो है विरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये है जानकारी में जो हो अभियुक्त उसी के विरुद्ध किया जाए। ठीक है, किसी के भी विरुद्ध किया जा सकता है। साथ ही में एक और बात लिखी गई है, बट नॉट इंक्लूड्स ए पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट में शामिल नहीं मानी जाती है, यह बात भी लिखी हुई है, यह बात भी लिखी हुई है। ठीक है, अब फिर भी ये तीन मूल नियमों के साथ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्लस एक और बात थी, मजिस्ट्रेट को की जाएगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट को की जाएगी। साथ ही साथ, ठीक है, एक और बात इसमें इन्वॉल्व होती है। देखिए, एक कंटेंट बन रहे हैं इसके, लिखित या मौखिक होगी, अगेंस्ट एनी पर्सन,
पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है, मजिस्ट्रेट को की जाएगी, पुलिस को कंप्लेंट नहीं की जाती है। साथ ही साथ हम उम्मीद करेंगे, ठीक है, जब भी हम कंप्लेनेंट के रूप में जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास तो इंफॉर्मेशन देने नहीं जाएंगे। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसी लैंग्वेज लिख करके पूछा गया है क्वेश्चन। हम मजिस्ट्रेट को ओनली इंफॉर्मेशन देने नहीं जाएंगे, बल्कि किस लिए जाएंगे, उसके पास कंप्लेंट लेकर के वो कोई एक्शन ले, कोई कार्यवाही करे, इस उम्मीद के साथ जाएंगे कंप्लेंट करने। यह बात ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। दरअसल बात क्या आती है, ठीक, कौन सी लैंग्वेज हमें कंफ्यूज कराएगी, ये भी ध्यान रखना है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में हम लोग पढ़ेंगे FIR, ठीक है, और FIR का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यही होता है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना मात्र, प्रथम सूचना मात्र। बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही जब हम अपीयर हो रहे हैं तो एक्शन के लिए ही अपीयर हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए अपीयर नहीं हो रहे हैं। ये लैंग्वेज आप ध्यान रखे रहिएगा, अदरवाइज फंसेगा मामला। कोई भी एलिगेशन अगर आप लगा रहे हैं तो आप उस एलिगेशन को केवल लगा नहीं रहे हैं, उस एलिगेशन पर एक्शन भी लिया जाए, इस उम्मीद के साथ वो एलिगेशन आप लगा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगा सकते हैं, वो चाहे नॉन पर्सन हो चाहे अननोन पर्सन हो, रिटन में लगाइए या ओरली लगाइए, सारी चीज़ें। और पुलिस को, अगर पुलिस के पास आप चले गए तो आप कंप्लेनेंट नहीं रह जाएंगे, इन्फॉर्मर हो जाएंगे, और पुलिस की रिपोर्ट भी जब सबमिट होगी वो कंप्लेन की तरीके से ट्रीट नहीं की जाएगी। जनरल रूल ये है। साथ में अब बात आती है क्या पुलिस रिपोर्ट भी किसी मामले में कंप्लेंट समझी जा सकती है। ठीक, प्रश्न पूछेगा कि क्या कोई भी पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट मानी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट मानी जा सकती है। तो उसके लिए आपके बेयर एक्ट में आप देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, और इस एक्सप्लेनेशन को समझना भी आपको पड़ेगा। ठीक है, डी में स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि पहला शब्द है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पता चलता है, इसकी जो रिपोर्ट होगी वो कंप्लेंट होगी, और पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट भेजेगा वो कंप्लेनेंट माना जाएगा। इसका मतलब क्या निकलता है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसका जवाब सेक्शन 2D में नहीं मिलता है। यह एक स्पेशली जो एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 2D का एक्सप्लेनेशन है,
यह स्पेशली आपसे अलग तरीके से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? एक सिंपल सी लैंग्वेज में उसको सुन लीजिए, फिर वो चाहे जैसे पूछे, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो पूछा जाएगा आपसे कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष हम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ठीक है, जब हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई एफआईआर के रूप में, तो एफआईआर दर्ज हो गई, आपकी एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक है, एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है, संज्ञेय अपराधों के लिए होता है। पुलिस अधिकारी ने दर्ज कर दिया, बट यदि हम पुलिस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं तो एनसीआर दर्ज करता है और आपको मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष जाइए। जब मजिस्ट्रेट हमें आदेश देगा तब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर के मामले में तत्काल एडवांस पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देती है, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ये बात आप 154, 155 से लेकर के वहाँ पर पढ़ेंगे। अब बात आई जो सूचना मिली, जो इंफॉर्मेशन मिली, उससे प्रथम दृष्टया फर्स्ट टाइम ये लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध के रूप में उसे दर्ज कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया। यानी कि एफआईआर दर्ज हुई, आपको मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा गया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चलता है कि जिस ऑफेंस के लिए शिकायत की गई थी वो कॉग्निजेबल ना होकर के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, असंज्ञेय अपराध था। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो रिपोर्ट जरूर दाखिल होगी। तब जब रिपोर्ट दाखिल की जाती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, विदाउट मजिस्ट्रेट के आर्डर के कॉग्निजेबल ऑफेंस समझकर इन्वेस्टिगेशन किया गया था, तब उसी रिपोर्ट को कंप्लेंट मान लिया जाता है और पुलिस अधिकारी को कंप्लेनेंट मान लिया जाता है। यानी कि इस एक्सप्लेनेशन को पूछने के लिए जब भी पूछा जाएगा आपसे एफआईआर, एनसीआर और इनके प्रोसेस के साथ इस बात को रिलेट करके पूछा जाएगा कि क्या कभी एनी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में पुलिस रिपोर्ट को भी कंप्लेंट माना जा सकता है और पुलिस अधिकारी को भी कंप्लेनेंट? तो आपका उत्तर होगा यस, हाँ माना जा सकता है। जब किसी एफआईआर के प्राप्त होने पर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राप्त होने के बाद वो इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट निकल करके आता है कि कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए इंफॉर्मेशन थी, तब जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगा वो रिपोर्ट कंप्लेंट की कैटेगरी में हो जाएगी और पुलिस अधिकारी को कंप्लेनेंट माना जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, कई तरीके से पूछेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। छोटी बातें अगर आप मिस करेंगे, देखिए यहाँ को रिलेट करने की जरूरत नहीं थी, इनका नेचर अलग है क्वेश्चन पूछने का, इसका नेचर अलग है क्वेश्चन पूछने का। तो जब डिसाइड है कि किस नेचर से प्रश्न पूछा जाएगा तो उस हिसाब से हम समझेंगे, ठीक। और जब जरूरत नहीं है तो हमें कोरिलेट करने की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। कोरिलेशन जहाँ जरूरत है यहाँ जरूरत थी किया गया, जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ नहीं किया गया। इन बातों पर आप ध्यान रखे रहिएगा, आपको कभी भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। ABCD आपने पढ़ा, अब E और F नहीं पढ़ना है, ठीक है। E और F नहीं पढ़ना है, सीधे G पर जाना है। इंक्वायरी, जांच। इंक्वायरी जांच क्या होती है, इसको भी मेंस का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत है प्रीलिम्स के लिए। जांच क्या होती है? अदर देन ए ट्रायल, ठीक है।
जांच क्या है? अदर देन ए ट्रायल बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मजिस्ट्रेट या न्यायालय इसे करेगा, ठीक है। और साथ ही में लिखा गया है अदर देन ए ट्रायल। अब 2G से अगर प्रश्न पूछेगा तो आंसर इतना ही है। 2G के साथ सिंपली अगर इंक्वायरी से प्रश्न पूछेगा, जो एक मेंस की टेंडेंसी है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस पाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर कलेक्टिंग एविडेंस होता है, ठीक है, फॉर कलेक्टिंग एविडेंस होता है। ट्रायल वैल्यूएशन ऑफ एविडेंस होता है, क्या उसका मूल्य है एविडेंस का, ठीक है। और इंक्वायरी जो होती है वो सत्य का पता लगाने के लिए, ठीक है, ट्रुथ का पता लगाने के लिए होती है। इसलिए तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग जगहों पर यूज होती हैं, ठीक। तो क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए ट्रायल नहीं है, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट है, ठीक। ट्रायल में जो कुछ भी उसके समक्ष रखे गए फैक्ट्स हैं, एविडेंसेज हैं, उनकी वैल्यूएशन करेगा, ठीक। लेकिन ट्रुथ का पता लगाना होगा उसी दौरान अगर किसी भी मजिस्ट्रेट को, तो वो इंक्वायरी करेगा, ट्रायल को उस समय नहीं करेगा। तो इंक्वायरी इसलिए जानना जरूरी है। बाकी जब डिटेल पढ़ेंगे, मेंस में पढ़ेंगे, तब हम तमाम तरीके से उसके कई कैटेगरी बना करके पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है अदर देन ए ट्रायल, यानी कि अगर सिर्फ यही लिख देता कि जांच मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाएगी, तब भी बात हो जाती कि हाँ मजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा, पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस बात को यहीं पर क्लियर कर दिया है कि अदर देन ए ट्रायल होगा, ट्रायल से भिन्न होगा, ठीक है। ये बात जरूर याद रखिएगा। यच अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, ये क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है, ठीक है। अब इसके लिए बताया गया कि पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन का काम कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर करेगा, ठीक है, पुलिस अधिकारी करेगा। साथ ही साथ आपका लिखा हुआ है प्लस अदर एनी पर्सन, ठीक है। अदर एनी पर्सन भी, बाय एनी पर्सन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर यह भी बताया गया, ठीक है, मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेट से भिन्न। प्रश्न घुमा करके पूछता है, अन्वेषण किया जा सकता है, अन्वेषण किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन बाय अ मजिस्ट्रेट, अ पुलिस ऑफिसर, एनी पर्सन, बी एंड सी बोथ। ऑप्शन बनेगा मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा। लास्ट ऑप्शन लिख दिया
बी एंड सी यानी कि पुलिस और अन्य व्यक्ति द्वारा, मजिस्ट्रेट नहीं। अब आपका बेस्ट उत्तर होगा बी एंड सी यानी एनी पर्सन विद पुलिस ऑफिसर या आर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ठीक, हमें बेस्ट आंसर भी चुनना है। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अन्य व्यक्तियों को भी इन्वेस्टिगेशन का अधिकार होता है, अन्वेषण करने का अधिकार होता है, ठीक है, खोज कर लाने का अधिकार होता है। क्या कोई एग्जाम्पल बता सकता है? क्या कोई एग्जाम्पल बताया जा सकता है इसके संदर्भ में कि एनी पर्सन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? सर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले होते हैं सर, उन लोगों को पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में टर्म नहीं किया जाता। वो लोग जब कुछ कंफिस्केट करते हैं मटेरियल। हाँ, बिल्कुल सही। और थोड़ा जनरल बिल्कुल सही एग्जाम्पल है कि तमाम ऐसी अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, वो जांच अन्वेषण जो भी कहिए, ठीक है, सीआरपीसी से थोड़ा सा हट करके बात निकल करके आती है, कहीं पर भी इन्वेस्टिगेट होता रहता है। और भी एक मज़ेदार बात होती है, बड़ी व्यवहारिक बात है। मुनीम जी का वाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का याद है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने मुनीम जी का वाद पढ़ा होगा, लालमन शुक्ला। यस यस पढ़ा सर। खोज कर लाने वाले को 500 रुपये इनाम दिए जाएंगे। तो कैसे खोज कर लाएगा? कैसे खोज कर लाएगा? कुछ इन्वेस्टिगेट करेगा, अन्वेषण करेगा, पता लगाएगा, तभी तो खोज कर लाएगा। यस सर। पुलिस क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन मिल गई तो क्या उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर रिपोर्ट सबमिट कर देगी? नहीं, सत्यता का पता लगाएगी, एविडेंस खोज करके लाएगी, हर एक तरीके का विश्लेषण करेगी और अपना रिपोर्ट तैयार करेगी। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत से ऐसे प्रोसीजर के दौरान जरूरतें पड़ती हैं कि मजिस्ट्रेट को अदर व्यक्तियों से भी इन्वेस्टिगेट कराए जाने की जरूरत पड़ती है अदर देन पुलिस ऑफिसर। इसलिए व्यवस्था लिख दी गई है कि कोई ऐसी लीगल मिसकंडक्ट ना हो कि किसी आर्डर को चैलेंज कर दिया जाए कि ये किस अथॉरिटी से आपने इस व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया कि आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके, इस फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करके लाइए, सत्यता का पता लगा करके लाइए। अगर ऐसा पुलिस अधिकारी को ही सुपुर्द किया जा सकता था तो अदर व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। इस वजह से यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया कि पुलिस ऑफिसर आर एनी पर्सन नॉट ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेट जब यही काम करेगा इंक्वायरी कहा जाएगा। मजिस्ट्रेट देखिए सर, सर यहाँ जो मजिस्ट्रेट मतलब पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन है, तो जो एनी अदर पर्सन होगा वो ऑथराइज होना चाहिए ना सर मजिस्ट्रेट से। ऑथराइज भी हो सकता है और रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है। ऑथराइज भी हो सकता है और रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये भी जानना पड़ेगा। ठीक है, जाली LLB 2 पुलिस वाले पकड़ के ले आए बाबा जी को, ठीक है, मान लीजिए जाली साहब भी पकड़ लाते तो कोर्ट रेक्टिफाई कर देता तो हो जाता। जाली साहब पकड़ के लाए ना, जम्मू कश्मीर से उस पुलिस वाले को भगा के लाए कि नहीं लाए? किस प्रोसीजर में? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए लीगली कौन से प्रोसेस से आप इसको जोड़ेंगे तो क्या बताएंगे? क्या करने जम्मू कश्मीर गए थे जाली साहब? फिर ये काम पुलिस का था, पुलिस ने नहीं किया, जाली साहब ने किया। जाली साहब अदर एनी पर्सन थे। रेक्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ न्यायालय द्वारा कि ठीक है अलाउ किया जाता है? हुआ? बात को समझिए, बात को समझिए। कहानी बना देगा तो जाली LLB डिस्टर्ब हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, ठीक, समस्या ना रहे। भाई जब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, वाई
भी जोड़ देंगे। क्यों किया जाता है? तो अब सीधी सी बात है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि मामले में न्याय किया जा सके। तो एविडेंस कलेक्ट करने जाली साहब अगर जा सकते हैं तो कोई भी पर्सन तो जा सकता है। फिर तो लीगल अथॉरिटी इसीलिए पुलिस ऑफिसर के साथ साथ एनी अदर पर्सन को भी बनाया गया है। नहीं तो पता चलता जो पुलिस लाई वही मात्र रह जाता। अदर पर्सन अगर किन्हीं एविडेंसेस को लेके आता तो उनको पूछा जाता कि भाई किस कैटेगरी में लाएंगे, किस रूट से आप आएंगे, एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंट्री दे दी गई, एंट्री दे दी गई, ठीक है, क्लियर है। यस और साथ में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। रेक्टिफिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार वर्क करता है, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से वर्किंग हो जाता है। तो तमाम मामलों में जो अधिकृत किया गया है, ऑथराइज किया गया है, उसके लिए तो डायरेक्टली लिखा ही है, लेकिन मामला सामने आ जाए, कोई बात सामने आ जाए तो रेक्टिफाई करके भी ऑथराइज कर दिया जाता है। ऐसा नियम इंडियन लॉ में बहुत से मौजूद हैं। जब आप एजेंसी वगैरह पढ़ते हैं तो रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इसी वजह से पढ़ते हैं कि रेक्टिफिकेशन की वैल्यू वहाँ आपने पढ़ रखा है कि लीगली ऑथराइज नहीं था, फिर भी रेक्टिफिकेशन करके उसको लीगल बनाया जा सकता है। तो वो बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या अदर जगहों पर ही नहीं रहेगी, वो एक जनरल रूल ऑफ लॉ है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है। क्लियर है? आई कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में कहा जाता है। क्या है? ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात लिखा है, कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज आर मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। यानी कि यहां पर न्याय कार्यवाही में एविडेंस, ठीक है, वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है। एक सिंपल से जुडिशियल प्रोसीडिंग की इन्होंने डेफिनेशन दी है। यानी कि सामान्य तौर पर देखा जाए, ठीक है, बहुत कुछ होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, लेकिन एक उद्देश्य था सेक्शन 2 के आई में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को बताने का। तो मूलतः, ठीक है, स्पेशली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो एविडेंस के लिए होती हैं। एविडेंस को लीगल, ठीक है, क्लॉथ पहनाने के लिए होती हैं। विधिक तौर पर कपड़ा पहना दिया जाए ताकि वो विधि में एडमिसिबल हो जाए, एडमिस कर लिया जाए उसके लिए। और उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस बताया गया, ऑन ओथ, शपथ पर साक्ष्य लिए जाएंगे। साक्ष्य जब लिए जाएंगे शपथ पर तो उसका मूल्यांकन, वैल्यूएशन करके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में उसे शामिल कर दिया जाएगा। और किसी भी जजमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में एविडेंस की वैल्यू होती है, और एविडेंस की वैल्यू को ही मुख्य रूप से जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है। इसलिए इस तरह की लैंग्वेज इस डेफिनेशन में लिखी गई है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? जहां पर एविडेंस ओथ पर लिया जाता है लीगल बनाने के लिए, लीगली टेकन ऑन ए ओथ। ठीक है, सिंपल सी बात।
ठीक। के ट महानगर क्षेत्र, बहुत सिंपल सी बात। इसमें सेक्शन 8 में हम पढ़ेंगे, वो अपनी जगह की बात। सिर्फ और सिर्फ पूछ लेता है महानगर क्षेत्र लिखा हुआ है, कभी ऑप्शन में सेक्शन 8 रहता है, कभी ऑप्शन में 2K रहता है, तो डायरेक्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं। महानगर क्षेत्र कौन होंगे ये सेक्शन 8 में बताया गया, वहाँ हम पढ़ लेंगे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इन सब के बारे में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि के में मेट्रोपॉलिटन एरियाज, सिटीज़ लिखी हुई हैं, क्षेत्र लिखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है। ठीक, क्लियर? ठीक है, एल में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में लिखा हुआ है। असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? ठीक है, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? अब असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ रखे हैं, उसी से रिलेट करके असंज्ञेय अपराध भी पढ़ लिए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। जो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ बेयर एक्ट को पूछ रहा है। बेयर एक्ट की जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर पूछ रहा है। इसमें अगर चूक हो गई तो प्रीलिम्स में आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इस चीज़ को मेंटेन करना अति आवश्यक है कि वो पूछ क्या रहा है और बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, प्रीलिम्स में फेल होने के सबसे बड़े कारणों में आता है कि आंसर हमें आता रहे, फिर भी यदि हमारी आदत बेस्ट आंसर चुनने की नहीं है तो हम ऐसे आंसर्स को गलत करते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। इसलिए एग्जैक्ट चीज़ों को भी जानना जरूरी है। स्पष्ट तौर पर जो प्रावधान हैं, प्रोविजंस लिखे हैं, उनको भी जानना जरूरी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमने क्या पढ़ा था? कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हमने पढ़ा था फर्स्ट शेड्यूल और विदाउट वारंट अरेस्ट। बट आप अपनी बेयर एक्ट में देखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बहुत सीधा लिखा है, ओनली नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। फर्स्ट शेड्यूल नहीं लिखा है। बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न बनाया कि सेक्शन 2L के अकॉर्डिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन हो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, जिसके लिए विदाउट वारंट गिरफ्तारी ना की जा सके, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जनरली हम क्या चुन के चले आते हैं? उपरोक्त दोनों। बट आप अपनी बेयर एक्ट देखिए, क्या यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल मेंशन है? 2L में लिखा है?
नहीं लिखा है। फिर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, क्या? जहां बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है किसी अथॉरिटी द्वारा, इतना ही लिखा होगा। अब ये बात अगर आप नहीं पकड़ पाए, नहीं ध्यान दिए, गलत हो जाएगा। तो यही चीज़ों को ध्यान देना है कि प्रश्न, ठीक है, आप लोग पेपर देते हैं, सही हुआ गलत हुआ थोड़ा टेंशन ले लिए, वहीं छोड़ देते हैं। बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चंस का मूल्यांकन किया जाना, क्या आंसर होगा, बेस्ट क्या होगा। चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल हो, जब आपकी घर पर प्रैक्टिस होगी तो एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत अच्छा फ्लो बनेगा, लेकिन हम घर पर भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें अपनी स्टडी को किस प्रकार करना है, कैसे क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम सही होंगे, परिणाम निगेटिव रिजल्ट रहता है। ठीक है, इसलिए रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि एग्जैक्ट वर्जन्स क्या है, क्या पूछ रहा है और बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट शेड्यूल नहीं लिखा है। ठीक है, फिर है एल, ऑफेंस। ठीक, ये सदाबहार क्वेश्चन है। अपराध क्या होता है, ये सदाबहार क्वेश्चन है। मजेदार बात यह है, इसकी कहीं पर भी ऑथेंटिक परिभाषा ही नहीं मिलती। आईपीसी का जब इंट्रोडक्टरी चैप्टर हम पढ़ते हैं तब हम ऑफेंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सी बातें पढ़ते हैं, तमाम ज्यूरिस्टों के डेफिनीशंस को पढ़ते हैं, हुदा, केनी, ब्लैकस्टोन, स्टीफेन, सामंड, तमाम परिभाषाओं को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तमाम तरीके से बातें कही गई, साथ ही साथ एक कंक्लूजन निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, अच्छी बात। ठीक, सेक्शन 40 भी पढ़ते हैं आईपीसी में, वहाँ भी कोई डेफिनीशन हमें नहीं मिलती है। फिर हम ढूंढने पहुँच जाते हैं सीआरपीसी में, सेक्शन 2N भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी डेफिनीशन किस तरीके से मिल रही है, बस वही एक बात जान लें, बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 2N ऑफेंस के बारे में क्या कहता है। ठीक है, एक्ट और ओमिशन। कोई भी कार्य या लोप होना चाहिए, ठीक है, कोई भी कार्य या लोप होना चाहिए, पहली बात। फिर दूसरी बात कहता है, ठीक है, दूसरी बात कहता है पनिशेबल बाय एनी लॉ। किसी विधि द्वारा दंडनीय होना चाहिए। मात्र दो बातें, अपराध क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। ठीक, हमें जब अकॉर्डिंग टू 2N आंसर देना होगा, लास्ट ईयर्स के आप क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, क्या आपको ऑप्शन को चुनते समय जो ऑप्शन बनाए गए हैं आपके कमीशन द्वारा, ऐसी बातों को मेंशन किया गया है जिनसे कंफ्यूजन हो, तो आपको आंसर मिलेगा यस। ठीक है, और आंसर जब आप देखेंगे आंसर शीट में कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, क्यों ऐसा है, खुद ब खुद समझ में आएगा। कि अपराध के बारे में सैकड़ों स्टेटमेंट हो सकते हैं जो ऑफेंस को डेफिनीशन के रूप में सही होंगे, लेकिन यदि हमें सेक्शन 2N के अकॉर्डिंग वहाँ पर चुनना है, ठीक है, इलेक्ट करना है कि कौन सा होगा, तो मात्र दो बातें ध्यान में रखनी होंगी कि कोई भी कार्य हो या लोप हो जो विधि द्वारा पनिशेबल बनाया गया है, वही सीआरपीसी के लिए ऑफेंस है। आप भूल जाइए केनी, हुदा, ब्लैकस्टोन को कि जिसे समाज के लिए
रॉन्ग माना जाता है, जिसमें प्रोसीडिंग स्टेट की ओर से की जाती है, सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, प्रोसिक्यूशन स्टेट द्वारा है, सोशल वैल्यूज के अगेंस्ट है, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी आपने पढ़ा हो, सब कुछ भूल जाइए। सीआरपीसी के सेक्शन 2N के अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट और ओमिशन यदि पनिशेबल है किसी लॉ द्वारा तो वही अपराध है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, तो बताया गया है, कई बार प्रश्न आया है, मिक्स क्वेश्चंस में भी हम लोग आएंगे कि ऑफेंस के बारे में पूछता है तो वो सीआरपीसी या आईपीसी का या किसी का क्वेश्चन नहीं होता है, एक जनरल थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ता है। तो उन बातों को भी हम मेंशन करके चलेंगे, आने वाले समय में सब कुछ जुड़ता चला जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अप टू डेट बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अप टू डेट बनेंगे। सीआरपीसी के लिए सिर्फ ये बात, एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय एनी लॉ, और कुछ नहीं जानना है, और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, 2N तक हम लोग आज पूरा किए हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास में रहेगा, अगली क्लास में रहेगा सेक्शन 2 के बचे हुए डेफिनीशंस, और साथ ही साथ जो लगभग सेक्शन 25 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ चीज़ें कॉमन पढ़नी है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो क्या है, कैसे है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।